Okay, good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Yes, good morning, all. So let's continue chapter electoral politics. है ना? Okay, today our topic is reserved constituencies. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as a representative. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर क्या रखा गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, है ना, उनको चूज करने का किसको राइट दिया गया है? सिटीजन्स को राइट दिया गया है। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले जितने भी थे, मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उनको ये एक डर था कि जो वीकर सेक्शन है हमारा, ठीक है ना, जैसे कि जो वीक सेक्शन थे, यानी कि जो पिछड़ी जाति के जितने भी लोग थे, जिन, है ना, उनका वो कैसे इस कॉम्पिटिशन को, ओपन कॉम्पिटिशन को पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, वीकर सेक्शन में नॉट एस गुड चांस टू गेट, उन्होंने ये सोचा कि जो वीकर सेक्शन है उनको चांस अच्छा नहीं मिलेगा इलेक्ट होने का, ठीक है, लोकसभा में एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, इसलिए उनका ना उनके पास एजुकेशन है, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट्स टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर, और ना ही उनके पास में इस तरीके के कोई कॉन्टैक्ट्स है कि वो दूसरे जो अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ वो लड़ सके। ठीक है, तो उनके पास क्या क्या नहीं है? उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, ना उनके पास कॉन्टैक्ट्स है कि कॉन्टेस्ट से किस तरीके से जो इलेक्शंस जीतते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, वो सारी चीजें नहीं थी उनके पास में। ठीक है, तो दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, और जो लोग इन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास रिसोर्सेस है, तो वो क्या होंगे? वो जीत जाएंगे। ठीक है, मे प्रिवेंट देम फ्रॉम winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of voice of a सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ अवर पॉपुलेशन। तो इसमें क्या करा जो गवर्नमेंट थी, उसने इन जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए कुछ चीजें सिग्निफाई की। उन्होंने क्या करा, दैट वुड मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। तो इससे क्या होगा, अगर हम सारे जने पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो क्या हमारा जो इलेक्शंस वगैरह, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, क्या वो डेमोक्रेसी रह जाएगी? है ना, नहीं रहेगी, वो लेस डेमोक्रेसी हो जाएगी अगर सारे लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इस वजह से जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने क्या करा, एक अलग से एक स्पेशल सिस्टम लेके आए जिसका नाम था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। और ये किसके लिए था? ये वीकर सेक्शन के लिए था। ठीक है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। और ये किन के लिए था? ये एससी के लिए था, यानी कि शेड्यूल कास्ट, एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था। इन ए SC reserve constituencies, only someone who belongs to the schedule caste can stand for elections. ये एक ऐसी पॉलिसी रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर कुछ रिजर्व कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में सीट्स, जो कि सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं लोगों में से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट किया जाना था। ठीक है, और ये सारी चीजें किसके बिहाफ पर थी? पॉपुलेशन के बिहाफ पर थी। ठीक है, अब देखिए, सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर ST। ठीक है, ये किसके लिए? रिजर्व फॉर ST। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। अब आज के अगर हम टाइम की बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के अंदर ST लोगों की कितनी सीट है? शेड्यूल कास्ट की कितनी है? SC की 84 सीट्स हैं, आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। देखेंगे आप लोग कितनी है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 47 सीट्स किसके लिए हैं? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखी गई है। एज ऑन 26 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग दिस नंबर इज एन
proportion to their share in the total population। और ये जो सीट्स रखी जाती हैं ये कैसे रखा जाता है आपका, ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉपुलेशन के बिहाफ पर होती है, ठीक है, कि कितना प्लेस में कितना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन रखा गया है, उसके बेसिस पे ये रखा जाता है। Thus, the reserve seats of SC and ST do not take away the legitimate share of any other special group, ठीक है, social group, sorry। This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level. In many states, सीट इन रूरल जैसे कि पंचायत वगैरह है एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज है। अब ये सीट सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लोकसभा वगैरह के अंदर है, अगर आप देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट गांव रूरल एरियाज के अंदर जो पंचायत वगैरह है वहां पर भी ये रिजर्वेशन चलता है ना। और आप अगर हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरियाज के अंदर जहां म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन चलता है वहां पर भी ये रिजर्वेशन होता है, ठीक है। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, हाँ क्लासेस, ठीक है। अब ओबीसी वगैरह के भी सीट्स रखी जाती हैं एज वेल इसी तरीके से। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स। अगर हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हर स्टेट्स के अंदर इक्वल रखा जाता है, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट्स के अंदर क्योंकि वहां की पॉपुलेशंस के बिहाफ पर होता है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन एंड कैंडिडेट्स। और इसी तरीके से वुमेन्स की भी सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन की जो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो इसमें क्या क्या हो गया आपके लिए, एससी और एसटी की सीट्स होती हैं, वुमेन्स की सीट्स होती हैं, ठीक है, ओबीसी की भी रिजर्व सीट्स होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि किन किन के लिए रिजर्वेशन रहता है। आजकल जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब वगैरह सब होते हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले के टाइम पर क्या था कि ये इनके पास एजुकेशन नहीं थी, इनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो उस वजह से ये सारी चीजें चलाई गई थी, लेकिन अभी भी ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो वोटर लिस्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट वोटर्स लिस्ट। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइडेड हो जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। फिर उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होने के बाद में ये रखा जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता उस एरिया में। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लिफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट डे हमें ये बताया जाता है कि आप वोट दे सकते हो, आप वोट नहीं दे सकते। ये सारी चीजें जो वोटर लिस्ट होती है ये पहले ही डिसाइड हो जाती है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट is prepared much before the election and given to everyone। ये सारी चीजें जो होती हैं इलेक्शन से पहले ही सारी प्रिपेयर कर दी जाती है और उसके बाद में सारे लोगों को, वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि आप वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इट्स कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। अगर आप लोगों ने, वैसे इसको क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल रोल, और अगर कॉमनली हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है वोटर लिस्ट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, पेरेंट्स जब बात करते होंगे तब, ठीक है। तो ये वही लिस्ट है जिसके अंदर आपका नाम आता है कि आप वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप for it is linked to the first condition of a democratic election। ये हमेशा जो अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। Everyone should get an equal opportunity to choose representatives। हर इंसान के पास, हर पर्सन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके, ठीक है, चूज कर सके। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इससे पहले हम लोगों ने ये प्रिंसिपल पढ़ा भी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहां पर 18 इयर्स का जो बच्चा है या जो पर्सन है वो वोट कर सकता है और उसका वोट का जो वैल्यू होता है वो सेम होती है। इन practice it means that everyone should have one vote and each vote। okay, सबके पास, सबको राइट होता है वोट देने का। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन गरीब है, पुअर है तो वो वोट नहीं दे सकता, कोई रिच है तो उसे वही वोट दे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शुड हैव इक्वल वैल्यू। ओके, नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन। ठीक है, अगर आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप वोट नहीं दे सकते। ओके, उसके लिए आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं कि आप डिनाई नहीं कर सकते या आपको कोई मना नहीं कर सकता वोट ना देने से। ओके,
नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन। आपको कोई मना नहीं कर सकता कि अगर हाँ ये एक सिचुएशन होती है कि आप जैसे कोई क्राइम किया है किसी ने, है ना, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन के बिहाफ पर आप ये कह सकते हो कि आप वोट नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको पूरा राइट होता है वोट देने का। ओके, डिफरेंट सिटीजन डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। सम आर रिच, सम आर पुअर, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, कई बहुत ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, कोई बिल्कुल कम पढ़े हुए होते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ होता है, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, ठीक है। सम आर काइंड, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अदर आर नॉट सो काइंड, कई बार लोग अच्छे नहीं होते हैं। ओके, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। लेकिन सब क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं, उनके सबके अपने व्यूज होते हैं। ओके, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या राइट होता है? सबको इक्वल वोट देने का राइट होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ अलग हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप वोट नहीं दे सकते, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपकी वोट की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। In our country, all the citizen aged 18 years and above can vote in an election. Okay, तो ये क्या हमारा ये एडल्ट फ्रेंचाइज, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग क्या है कि 18 इयर्स का जो पर्सन है वो वोट दे सकता है, और उससे अबव वाला। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट, है ना, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी कास्ट से, पर्टिकुलर कोई कास्ट अगर आता है तो आप नहीं, इसी कास्ट के हैं तो आपको वोट देने का राइट है, आप एसटी के हैं या एससी के हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। इस तरीके के कोई रिलीजन, कास्ट, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वोटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विथ अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, क्राइम किया है, किसी का मर्डर किया है ना, या कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो उन लोगों को क्या किया जाता है? वोट नहीं देने दिया जाता, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, और ये भी बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर होती है, ठीक है। इट इज द responsibility of the government to get the name of all the eligible voter put on the voter list। अब क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये किसकी होती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कौन कौन वोट दे सकता है और कौन कौन वोट नहीं दे सकता, इसकी पूरी लिस्ट तैयार की जाती है और वो लोगों को बताई जाती है। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। एज न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज, नेम आर एडेड टू वोटर लिस्ट। अब जो पर्सन है, कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं या बच्चे होते हैं जो कि आज इसी साल 18 इयर्स के हुए हैं, या जो भी हर साल जो 18 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो हर साल जो भी 18 इयर्स से अबाउ स्टूडेंट होते हैं, उनका नाम जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम ऐड करे। ओके, नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। और जो वहां से जा चुके हैं, है ना, कहीं और जा चुके हैं, उनका नाम डिलीट करना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो डेड हो चुका है, जो मर चुका है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि वो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दे। A complete revision of the list takes place every 5 years. Okay, हर 5 साल से इनका इसको लिस्ट को वापस रिवाइज किया जाता है। This is done to ensure that it remain up to date. Okay, ये किस लिए किया जाता है? ताकि जो लिस्ट है वो अपडेट रहे। Okay, in the last few years a new system, अब पिछले कुछ सालों से एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है। क्या नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है देख लेते हैं। ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, है ना, एपिक जैसे बोला जाता है, हैज बीन इंट्रोड्यूस। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स वोट देने जाते हैं तो एक कार्ड होता है, उनके पास आईडी कार्ड होता है ना, वोटर का। ये सिस्टम स्टार्ट किया है ना, जिसके अंदर उनकी फोटो होती है, जिससे कि वो दिखाकर वहां पर वोट देने जाते हैं। द वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी। अब वोटर को क्या करना होता है? जब भी वो वोट देने जाता है तो वो उसको अपने साथ में क्या करना पड़ता है? उसको कैरी करना पड़ता है दिस कार्ड व्हेन दे गो out to vote।
so that no one can vote for someone else, है ना। ऐसे इससे क्या होता है कि आप इसकी वजह से ये सिस्टम जो लिया गया है, पहले क्या होता था कि एक ही नाम के पर्सन के कई जने जो है दूसरा जना जो है वोट दे रहे चला जाता था, लेकिन इस आइडेंटिटी कार्ड की वजह से अब कोई भी ऐसा नहीं होता है कि दूसरा जो पर्सन है जाके वोट दे सके, है ना। जिसको वोट देना है वही जाकर वोट देता है। ओके, बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्ड ही कंपल्सरी है, ठीक है। वोटर कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं दे सकते। फॉर वोटिंग द वोटर कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी, लाइक द राशन कार्ड हो गया, ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके पास में किसी भी तरीके की आइडेंटिटी कार्ड हो आपका, जैसे कि लाइसेंस हो बनता है, वो आप दिखाकर वोट दे सकते हो, आप राशन कार्ड दिखा के वोट दे सकते हो, इस तरीके के, लेकिन आपके पास में आईडी होना जरूरी है, ठीक है। सिस्टम समझ में आया इलेक्टोरल एपिक वाला? यस मैम। ओके, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की। वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस, ठीक है। दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। Anyone who can be voter can also become a candidate in elections। अब देखिए क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो कुछ रूल्स रहते हैं कि आपके पास में जो जो चीजें नीड होनी चाहिए, आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, ऐसी कुछ सिचुएशंस हो रखी जाती हैं, वो अगर आपके पास में वो फुलफिल हैं तो आप यहाँ पर आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता, आप इलेक्शंस के अंदर खड़े हो सकते हो। एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, ठीक है, कोई भी खड़ा हो सकता है। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो वोटर है, जो वोट दे सकता है, वो वोटर इलेक्शंस के अंदर खड़ा भी, कैंडिडेट भी बन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, while it is not only 18 years for being a voter, ठीक है। लेकिन वोटर के लिए क्या होता है, 18 ईयर्स होता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना है कि वोटर हैं तो वो कैंडिडेट्स भी बन सकता है। ओके, तो इसके अंदर क्या रखना है, एक एज फैक्टर रखा गया है, वोटर 18 ईयर्स, लेकिन जो अगर आपको कैंडिडेट बनना है तो क्या एज होनी चाहिए आपकी, 25 ईयर्स। ओके, 25 years। और इसके अलावा दे आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एक्सेट्रा। आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्रिमिनल हो गए तो आप कैंडिडेट्स नहीं बन सकते, ना ही आप वोट दे सकते हो। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जो भी क्राइम करने वाला है, छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं उन पे ये सारी चीजें लागू नहीं होती हैं, बड़े जो केसेस होते हैं उन्हीं पे ये सारी चीजें लागू होती हैं, ठीक है। कुछ अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस में। Political parties nominate their candidate who get the party symbol and support। अब इसके बाद में क्या होता है, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो नॉमिनेट करती हैं कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल्स, और उसके बाद में उनको एक पार्टी सिंबल दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो भी इलेक्शंस लड़ते हैं उनके पास एक सिंबल होता है जिसको वो दिखाकर बोलते हैं कि वोट इसी पे देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में पार्टी क्या करती है, उनको एक सिंबल प्रोवाइड करवाती है एंड सपोर्ट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, और आप उसको ये भी कह सकते हो कि उसको नॉमिनेशन जब होता है तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एक सिंपल भाषा के अंदर बोला जाता है पार्टी टिकट मिला है, ठीक है। उसको पार्टी टिकट प्रोवाइड करवाते हैं। Every person who wish to contest an election has to fill the nomination form। जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है ना, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या प्रोसेस रहता है इलेक्शंस के अंदर खड़े होने का। तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है कि जो भी पर्सन विशेस हैं कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसको एक इलेक्शन में लड़ने के लिए तो उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसके बाद उनको एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट ने तय किया होता है, वो उसको जमा करना होता है, ठीक है। रिसेंटली a new
A new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. अब यहाँ पर हमने देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of क्या क्या चीजें उसके अंदर डिटेल देनी होती है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग. सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स. अगर ऐसा तो नहीं है कि कोई सीरियस केस चल रहा हो, ठीक है, एक जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसके अंदर सारी डिटेल्स कैंडिडेट को फुलफिल करके देनी होती है, ठीक है. सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है, पेंडिंग तो नहीं चल रहा है उसके खिलाफ. डिटेल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली. इसके अलावा उनकी फैमिली के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, ठीक है, उनकी लायबिलिटीज कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, वो सारी चीजों के इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है. ओके, एसेट कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है उसकी. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये भी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होंगे तभी आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपको वहां पर क्या प्रोवाइड करनी होती है, आपका एजुकेशनल स्टेटस, क्वालिफिकेशन वहां पर फिल करना होता है. दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक. और ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली बताई जाती है लोगों को कि ये पर्सन कितना क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं. Okay, this provides an opportunity to the voter to make their decision on the basis of information provided by the candidates. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है ये बताने की, डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड. आप अगर आप देखते हो कि यार ये बहुत हाई क्वालिफाइड है, इसने ये कर रखा है या उसने ये कर रखा है, तो एक आपकी भी चीजें होती है ना कि नहीं यार इसने ये कर रखा है तो इसको इस चीज की समझ होगी तो इस बार वोट इसी को देना चाहिए, ठीक है. तो वो जो आपका डिसीजन जो होते हैं उनके बेसिस पे लोगों का इंफॉर्मेशन उनको इस वजह से दी जाती है पब्लिकली. अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स. क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वोटर कैंडिडेट्स के लिए. देखिए, वैसे कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब्स. ओके, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आपको एजुकेशन की जरूरत होती है. द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द attainment of educational degrees but the ability to play cricket well. अब यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, ठीक है. वहां पर आपको क्या आना चाहिए, क्रिकेट खेलना आना चाहिए. तो इसी तरीके से आपको कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्रिकेट के अंदर आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, क्रिकेट खेलना आना चाहिए. सिमिलरली रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए or an MP is the ability to understand people's concern, problems and to represent their interest. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको, MP और MLA बनने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना आना चाहिए, ठीक है. लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो समझना यहाँ पर आना चाहिए, एग्जामिन करना आना चाहिए, ठीक है. तो इवन इफ एजुकेशन वॉज रिलीवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल to decide how much importance they give to educational qualification. Okay, तो यहां पर किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको. अगर आप एजुकेशनल सेक्टर, आप टेक्निकल उसमें जाते हैं या किसी और जॉब के अंदर जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि पूरी जॉब के अंदर आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, जो ये अगर आप बात करते हैं गेम्स की, अगर बात करते हैं आप लीडरशिप की बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर एजुकेशन की जरूरत नहीं है. देखिए, इस तरीके का एक फॉर्म होता है जिसको कि भरना होता है. नाउ इलेक्शन कैंपेन. इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या होता है, देखिए, द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, है ना. ये इलेक्शंस का क्या मतलब है, इलेक्शंस का ये होता है, इलेक्शंस क्यों करवाए जा रहे हैं, ये एक चांस दिया जाता है सिटीजन्स को कि ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, ठीक है. द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर, therefore it is necessary to have a free and open decisions about who is a better representative, which party will make a better government or what is a good policy. ठीक है, अब क्या रखा गया है यहाँ पर,
आपको क्या जरूरी है, एक ये बहुत जरूरी होता है इलेक्शन कैंपेन के अंदर, इलेक्शंस करवाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ओपन डिसीजंस होने चाहिए, ठीक है, कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये सारी चीजें किस पे होनी चाहिए, डिपेंड लोगों पे ही, सिटीजन्स पे होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बेटर चूज कर सके। विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट, उनका ही डिसीजन होता है कि कौन सी जो पार्टी है वो बेटर गवर्नमेंट बना सकती है, और व्हाट इज ए गुड पॉलिसी, और क्या गुड पॉलिसीज होनी चाहिए। दैट इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। ये सारी चीजें क्या कैसे होती हैं अब ये देख लेते हैं। इन अवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। अब देखिए जो पोलिंग डेट होती है उससे पहले 2 week पहले ही ये सारी चीजें जो है कैंपेन लगाए जाते हैं, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स की जो फाइनल लिस्ट होती है उससे पहले ये सारे डिसीजंस होते हैं कि यार कौन कौन से पर्सन्स हैं, उनको किनको टिकट्स देनी है किनको नहीं देनी है, ठीक है। खड़े तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबको थोड़ी ना खड़ा कर दिया जाता है, पार्टी के टिकट्स कुछ ही लोगों को मिलता है। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो पहले ही आपस में बैठकर किए जाते हैं, फिर उसके बाद में अनाउंसमेंट किए जाते हैं, फाइनल लिस्ट बाद में निकाली जाती है कैंडिडेट्स की, ठीक है। और इसी के साथ जो पोलिंग डेट है वो भी निकाली जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, और इसी टाइम पीरियड में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वोटर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो अपने मीटिंग्स बुलाते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, उसके अलावा जो पार्टीज होती हैं वो अपने सपोर्टर्स से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना इलेक्शन से पहले क्या क्या होता है, क्या क्या देखा आप लोगों ने, नहीं देखा कि लोग आते हैं सब घर में जिनको टिकट्स मिल जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, क्या होता है, सब लोग आप लोगों को नहीं कन्विंस करने आते हैं कि हमें वोट दीजिएगा हमें, है ना। ये सारी चीजें होती है नहीं होती हैं? यस मैम, होती है। हाँ, दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शंस रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और इसी टाइम पीरियड के अंदर न्यूज़पेपर वगैरह वाले भी क्या करते हैं, उन चीजों को, सारी चीजों को, जितने भी स्टोरीज होती हैं बैकवर्ड में कि इस पार्टी ने ऐसा किया इस पार्टी ने ऐसा किया, तो उनके बारे में भी सारी चीजें स्टोरीज वगैरह चलती रहती हैं, डिबेट्स चलते रहते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 weeks ओनली। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑफ इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, है ना। ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम पीरियड 2 weeks का रखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये महीने भर पहले से ही सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। प्रिपरेशन जो है इनकी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। In election campaign, political parties try to focus public attention of some big issues. अब इसमें क्या होती है कि जो political parties होती हैं ये जो बड़े issues होती हैं उन्हीं पे फोकस करती हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो कहीं पर, है ना, खाने की प्रॉब्लम चल रही हो या कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो उन्हें जिसको भी जीतना होता है वो क्या करता है, उसी पॉइंट को पकड़ता है और उसी पे फोकस करता है, और ये ट्राई करता है अपने आप को जिताने के लिए कि मैं इस चीज को शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो जिससे ज्यादा परेशान होते हैं, अगर पर्सन ये कह रहा है कि मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, तो फिर वो उनका अटेंशन लेने की कोशिश करता है, बिग इश्यूज को उठाते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इश्यूज एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। उसी बेसिस पे पार्टी क्या करती है, वोट लेने की कोशिश करती है। ओके, let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. अब हम कुछ ऐसे slogans देखेंगे जो कि पार्टीज के थ्रू पार्टीज ने दिए थे, जिनकी वजह से काफी ज्यादा उनको वोट्स मिले थे और सक्सेस भी वो रहे थे। देख लीजिए किस तरह के क्या, देखो तो कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का जो इंदिरा गांधी थी उस समय उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। इसका मतलब था रिमूव पॉवर्टी। उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने ये नारा लगाया, गरीबी हटाओ। तो उससे क्या हो गया, लोगों का अटेंशन अट्रैक्शन मिला या नहीं मिला, अटेंशन मिला या नहीं मिला, क्यों, क्योंकि उस वक्त उनका यही मेन था कि हमारी जो है प्रॉब्लम क्या थी, गरीबी है, लोगों की प्रॉब्लम गरीबी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसी इशू को उठाया, ठीक है, और एक स्लोगन दे दिया, गरीबी हटाओ। इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 द पार्टी प्रोमिसेस टू reorient all the policies of the government to remove poverty
फ्रॉम द कंट्री। तो उस समय इन्होंने क्या करा, पूरे 1971 के अंदर काफी ज्यादा प्रोमिस किए थे लोगों से कि हम ये गरीबी जो है हटाएंगे। तो इसकी वजह से इनको क्या हुआ, काफी सक्सेस मिली। उसके बाद इन्होंने लगाया था सेव डेमोक्रेसी वॉज अ स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी। जनता पार्टी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था सेव डेमोक्रेसी का, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। और किसके लीडरशिप के अंदर था ये, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यहाँ पर इन द लोकसभा इलेक्शन के अंदर ये नारा लगाया गया था 1977 में। द पार्टी प्रोमिसेस टू अंडर द एक्सेस committed during emergency and restore civil liberties। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इनको इससे, इस स्लोगन से काफी सक्सेस मिली थी। इसके अलावा देखिए, द लेफ्ट फ्रंट यूजेस द स्लोगन ऑफ लैंड टू द थ्रिल। ठीक है, एक स्लोगन लगाया गया था लैंड टू द थ्रिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली। यहाँ पर कहां पे लगाया गया था, इन द वेस्ट बंगाल असेंबली, इलेक्शन हेल्ड इन 1977, जब जो कि इलेक्शंस हुए थे 1977 के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक स्लोगन लगाया गया, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। ठीक है, क्या था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वॉज स्लोगन यूज बाय एन.टी. रामा रॉय, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था एन.टी. रामा रॉय। ठीक है, एन.टी. रामा रॉय ने ये स्लोगन लगाया था, क्या था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर असेंबली इलेक्शन इन 1983 के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके के स्लोगन्स थे जिनसे इनको काफी ज्यादा सक्सेस मिली थी, है ना। कुछ ना कुछ पार्टीज इस तरीके का काम करती है, बड़े इश्यूज पे बात करती है ताकि वो अपने वोट्स ले सके। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से वोटर्स काम करते हैं। हाँ बोलिए। प्लान टू द ट्रेलर मतलब, हाँ, The left front used the slogan of land to the thriller in the West Bengal Assembly elections held in 1971। ठीक है, land to the thriller की ये जो गरीब लोग जो थे, आप ये कह सकते हो कि, एक मिनट रुकिए, जो फार्मर्स थे, ठीक है ना, जो फार्मर्स को लैंड नहीं मिल रही थी, जो लैंडलेस लेबर थे, ऑनर, ये जो प्राइवेट वगैरह जो लोग ज्यादा थे, तो उनको लैंड की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको, उनके लिए ही लगाया गया था, गरीबों को लैंड दिलवाने के लिए। ठीक है, okay ma'am, okay, in a democracy it is best to leave political parties and candidates free to conduct their elections campaign the way they want to, but it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chances to compete according to our election law no party or candidate can। अब देखिए यहाँ पर ये अलग बात आ जाती है, यहाँ से हम कल शुरू करेंगे कि क्या क्या कुछ रूल्स होते हैं, क्या क्या कैंडिडेट्स को करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कल कर लेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर समझ में आया, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, है ना, वोटर लिस्ट से लेकर सारी चीजें। Yes, ma'am. electoral politics